औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड सर्किट्स कोर्स के अंदर एक केस स्टडी डिस्कस करने जा रहे हैं और उसको लेके हम बेसिकली कोशिश करेंगे कि हम ये समझें कि हमने जो हमारे फ्री रिसोर्सेज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं उनके उनके उनको किस तरीके से उन पे वायरिंग डायग्राम्स अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड उनको तलाश करना है या वायरिंग डायग्राम्स को मुख्तलिफ फ्री रिसोर्सेज के ऊपर कंसल्ट करना है। ये लेक्चर हम कर रहे हैं जब हम अपने कोर्स के अंदर इस जगह पे पहुंच चुके हैं कि हमने वायरिंग डायग्राम की को एक टेक्निक के ज़रिए समझने का एक अच्छा खासा प्रैक्टिस भी कर लिया है और बहुत सारे हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को वायरिंग डायग्राम्स को अंडरस्टैंड भी किया है। उसको हम उन वीडियोज़ को हम देख चुके हैं या उससे हम गुज़र चुके हुए हैं। ऑटोमोटिव डायग्नोस्टिक एकेडमी ऑफ पाकिस्तान ये उसके तहत ये कोर्स चल रहा है और ऑनलाइन अवेलेबल है और सेल्फ पेज पे ये कोर्स किया जा सकता है। इस क्लास के जो मकासद हैं उनमें जो मेन मकसद वो ये है कि इंटरनेट पे फ्री रिसोर्सेज से गाड़ी के मुतालिक डायग्राम्स और मुख्तलिफ रिपेयर डाटा कम से कम वक्त में उसको ढूंढना या उसको कंसल्ट करना, ये उससे मुतालिक है। और इसमें जब हम डायग्राम्स की बात कर रहे हैं या मुख्तलिफ रिपेयर डाटा जो इंटरनेट पे फ्री रिसोर्सेज की सूरत में अवेलेबल है, वेबसाइट की सूरत में, ऐप्स की सूरत में, उसकी हम बात कर रहे हैं और उसको हम किसी खास प्रॉब्लम के एस्पेक्ट में देखना चाहते हैं कि अगर हमें एक गाड़ी में प्रॉब्लम आया है तो उससे रिलेटेड हमें किस किस्म की डायग्राम्स में जाना चाहिए। और रिपेयर डाटा में अगर डायग्राम्स में हमने कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, सर्किट की डायग्राम चाहिए, उसके वोल्टेज लेवल चाहिए वगैरह, तो जो हमारे पास फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है इंटरनेट पे उनको हम किस तरह से कंसल्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम बाज़ औक़ात किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर या इंटरनेट रिसोर्स के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर एक डाटा अवेलेबल नहीं है तो दूसरे किसी और वेबसाइट को फिर या किसी और ऐप को किस तरीके से हम कंसल्ट कर सकते हैं। और इसी के अंदर ही हम जो है ना मिचेल्स इंफॉर्मेशन कंपनी के फ्री डेटाबेस को कंसल्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम एक दफ़ा फिर उससे स्टार्ट करेंगे कार्मेन एसटीडी ऐप से, मैं मिस कर गया हूँ यहाँ पे। उसके बाद मिचेल्स इंफॉर्मेशन एक कंपनी है जो कि ऑल डाटा की तरह से वायरिंग डायग्राम और रिपेयर मैनुअल का डाटा डेवलप करती है और उसको बेचती है। तो उसका भी कुछ कुछ ना कुछ फ्री डाटा इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। इसी तरह ऑल डाटा जो हम सब ने ये नाम सुना हुआ है, ये भी एक कंपनी है जो कि थर्ड पार्टी कंपनी है जो ओईएम से हट के डायग्राम्स को मजीद आसानी के साथ बनाती है ताकि रिपेयर के वक्त आप इन डायग्राम्स को कंसल्ट कर सकें और अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें। अब जो मेथोडोलॉजी है उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि डायग्राम से भी पहले जो आपको प्रॉब्लम आया है तो उसमें आपने कुछ सवालात अपने आप से पूछने हैं कि हमारा प्रॉब्लम है क्या? रिपोर्टेड डिफेक्ट क्या है? तो और उससे अगला सवाल ये होगा कि हम अपने एक्सपीरियंस रिपोर्टेड डिफेक्ट और स्कैनर की मदद से डायग्नोसिस के लिए किस सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं। हम वायरिंग डायग्राम या जो फ्री रिसोर्स है या फ्री डाटा है इंटरनेट के ऊपर, उसमें हम किस सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं और उसमें हमें हेल्प मिलती है अपने एक्सपीरियंस से, रिपोर्टेड डिफेक्ट से और स्कैनर की मदद से। हमें डायग्राम में किस किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, खाली आपको सिस्टम की डायग्राम चाहिए, ये हम आगे बात करते हैं। मेन ये है कि जनरली जब हमारे पास कोई भी फॉल्ट आता है तो हमें कोई सिंपल फॉल्ट होता है तो हमें अंदाजा होता है, सिंपल सर्किट्स का आइडिया होता है। हमारे रोजमर्रा के एक्सपीरियंस में जो चीज़ आ रही होती है तो उसमें हमें इन वायरिंग डायग्राम्स वगैरह की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ती। लेकिन ये रिक्वायरमेंट उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब कोई प्रॉब्लम जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो या हमें पकड़ाई ना दे रहा हो, जो हमारा एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर हम चीज़ों को अप्रोच करते हैं उसमें जहाँ पकड़ाई ना दे रहा हो या प्रॉब्लम इटसेल्फ बोल रहा हो कि मैं बहुत कॉम्प्लेक्स हूँ या हमें उसका आइडिया ना हो, तो फिर बेहतर ये है कि आप बजाय इसके कि गाड़ी को आप खोलना शुरू करें, उससे पहले ज़रूरी है कि आप अपने आप से ये सवालात पूछें और इन सवालात की डिटेल ये है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। इस सिलसिले में ये प्रॉब्लम क्या है से मुराद ये है कि कस्टमर ने कंप्लेंट क्या की है, वो गाड़ी के अंदर सिम्पटम्स क्या हैं, क्या मैंने जाके उन सिम्पटम्स को वेरीफाई करने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पे अगर उसने कहा है जी कि मैं जो है ना मेरी लाइट्स जो है ना डिम हो जाती हैं जब ठीक काम कर रही होती है लेकिन अचानक ही मसला हो जाता है, तो वो अचानक मसला फिर हमने असर्टेन करना है कि वो अचानक मसला किस वक्त होता है, क्या वो कोई ऐसा कोई खास काम करते हैं। मिसाल के तौर पे एक प्रॉब्लम आती है जिसमें वो कहते हैं जी कि मेरा इंडिकेटर ऑटो पे चलना शुरू कर देता है, तो हम असर्टेन करने की कोशिश करेंगे कि यार ये क्या हर वक्त होता है या कभी-कभी होता है, तो उस वक़्त आप क्या कर रहे होते हैं? गाड़ी किस मोड में होती है? आपने गाड़ी पार्क की होती है या मिसाल के तौर पे किसी ने आप बात सवालात जब करते हैं अपने कस्टमर से तो वो बताता है जी मैं फिर वो सोच में पड़ता है, फिर वो बताता है जी कि मैं जब भी बैठने लगता हूँ
गाड़ी में, तो उस वक्त ये प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज बाकी किसी जगह पे नहीं आती। तो उससे आप कोशिश करते हैं सर्टन करने की, ये चीज़ अखज़ करने की कि उसके बैठने में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इन चीज़ों से आप थोड़ा-सा अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ताकि जब आप डायग्नोसिस की तरफ जाएँ और आपको कोई डायग्राम की ज़रूरत हो, और डायग्नोसिस में भी ये चीज़ हेल्प करेगी आपको, और उसके बाद डायग्राम्स के अंदर जो कंसल्ट करने के लिए आपको जो डायग्राम चाहिए, उनको भी देखने में काफ़ी हेल्प करेगी। फिर जो आपका एक्सपीरियंस है और रिपोर्टेड डिफेक्ट है, कस्टमर के साथ सवालात जवाब आते हैं, फिर स्कैनर की मदद से जो आप डायग्नोसिस के लिए डायग्नोसिस करने चाहते हैं, उसमें क्या करेंगे आपने? आपने एक्सपीरियंस भी अपना देख लिया, रिपोर्टेड डिफेक्ट को भी देख लिया, उसके सिम्पटम्स वगैरह, प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से समझ लिया। अब स्कैनर में देखना है कि किस किस्म के कोड्स आ रहे हैं। फिर हमने ये भी देखना है, अगर कोई कोड ऐसा है, तो मिसाल के तौर पे वो कहता है जी इंडिकेटर ही जो है ना ऑटो पे शुरू हो जाता है, तो हमने ये देखना है कि जी या इंडिकेटर काम नहीं कर रहा, तो स्कैनर पे अगर एक्चुएशन का फंक्शन अवेलेबल है, तो हम देखें कि क्या स्कैनर से वो चीज़ एक्चुएट हो रही है। अगर आपके स्विच से वो एक चीज़ एक्चुएट नहीं हो रही और वो इंडिकेटर नहीं जलता, या हैज़र्ड लाइट है जो नहीं जलती, तो क्या वो एक्चुएशन टेस्ट के साथ जल सकती है? अगर जल सकती है, तो क्या मैंने स्कैनर के साथ उसको एक्चुएट किया है? तो इस तरीके से होता ये है कि आप थोड़ा-सा फ़ॉल्ट को आइसोलेट कर देते हैं, एक साइड पे ले जाते हैं फ़ॉल्ट को, एक एक ख़ास एरिया तक ले जाते हैं कि जी आपको पता है कि यार, चूँकि लाइट भी, जब मैं स्कैनर के साथ एक्चुएशन टेस्ट करता हूँ, तो लाइट भी चल रही है। स्कैनर के साथ जब मैं एक्चुएशन टेस्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर को जो कमांड जाती है, कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कराता है, उसको चलाता है, और वो लाइट भी चलती है। इसका मतलब है कंप्यूटर से आगे जो जितना भी सर्किट है, वो आपका बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, और कंप्यूटर को जो इनपुट आनी है, जिसकी बेसिस पे कंप्यूटर ने अपना इस लाइट को जलवाना है, तो वो इसका मतलब है इनपुट में प्रॉब्लम हो सकता है, स्विच में प्रॉब्लम हो सकता है, तो मेरा इसी जगह के ऊपर भी एक एरिया महसूस हो जाता है। लेकिन याद रखिए कि इसी में ही जो है ना, जो प्रॉब्लम है, हमें यहीं पे, हमारा मेन एम तो बेसिकली वायरिंग और उसकी तरफ है, लेकिन यहीं पे चूंकि चीज इससे कंसर्न है, तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि इस तरह से आपका प्रॉब्लम हल हो जाए, ये जस्ट एक एग्जांपल है। हो सकता है स्कैनर पे एक्चुएशन टेस्ट ही अवेलेबल ना हो सकता है एक्चुएशन टेस्ट से आप कोई चीज अखज ही ना कर सके। तो बहरहाल ये करना ज़रूरी है। और फिर क्या सर्किट फ़ॉल्ट की वजह से ये कोड पैदा, क्या सर्किट फ़ॉल्ट की वजह से ये कोड पैदा हो सकते हैं, यानी कि शॉर्ट टू ग्राउंड, शॉर्ट टू पावर, या ओपन इन द सर्किट, किसी वायर के अंदर अगर ओपन हो जाए, तो क्या ये जो प्रॉब्लम है आपको रिपोर्ट हुआ है, क्या वो हो सकता है? अब अगर हम लाइट किसी वक़्त खुद ब खुद इंडिकेट होना शुरू हो जाती है, तो उसमें शॉर्ट टू पावर होने के चांसेज़ हैं, शॉर्ट टू ग्राउंड होने के भी चांसेज़ हैं। और जो अगर लाइट नहीं ऑन हो रही, तो उसमें कोई ओपन होने के चांसेस भी हैं, शॉर्ट टू ग्राउंड होने के भी चांसेस हैं। तो इसका मतलब है सर्किट इन्वॉल्व हो सकता है, या जो भी आपके सामने जो फॉल्ट आया हुआ है, उसकी मुख्तलिफ नेचर हो सकती है। उसकी बेसिस पे ये चीज़ें आपने अपने आप से ये सवालात करने हैं। फिर इसी एक्सरसाइज के अंदर आपने ये देखना है कि जब आपने ये देख लिया, तो क्या कोड आने की क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। कंपोनेंट खराब हो सकता है, स्विच खराब हो सकता है, कोई सेंसर खराब हो सकता है, सर्किट खराब हो सकता है, या कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो सकता है कि जी स्विच है, मिसाल के तौर पे डोर स्विच है। जब तक डोर, क्या वो डोर जो जो जिस डोर ने बंद होते वक़्त उस स्विच को प्रेस करना था, क्या वो स्विच को प्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो वो पॉसिबिलिटीज़ अपने ज़हन में आपने लानी होती हैं। फिर जब आप ये इस चीज़ों से फारिग हो गए, आपको पता चल गया कि मैंने एक ख़ास सिस्टम का मुझे सर्किट को पता करना है, तो उस सर्किट में आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, जिससे आप अपने डायग्नोसिस को करके उस फॉल्ट को आइडेंटिफाई कर लें कि जी ये मसला है। उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना, ये शॉर्ट टू ग्राउंड, शॉर्ट टू पावर या ओपन सर्किट मालूम करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि यार इसकी वायरिंग में क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं, बीच में फ्यूज़ कहाँ पे है, और डायग्राम चल किस तरह से रही है, कौन-सी पावर किधर से जा रही है। तो क्या मुझे उस डायग्राम के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है? क्या खाली सिर्फ राउटिंग मुझे चाहिए कि सर्किट का लेआउट किस तरह का है, या फिर मुझे ये चाहिए कि उसमें पार्ट्स भी मैंने देखने हैं, कि मैंने पार्ट्स को भी वेरीफाई करना है, उनके कनेक्टर्स भी उसमें इन्वॉल्व हैं, तो मुझे कनेक्टर्स और उनके ऊपर वोल्टेज लेवल भी, कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें एक से ज्यादा, जिसमें सेंसर इन्वॉल्व है, जिसमें आप चाहते हैं कि यार मुझे पता हो कि यार 6 पिन वाला सेंसर है, तो उसकी फलां पिन के ऊपर क्या वोल्टेज लेवल होनी चाहिए, फलां पिन के ऊपर क्या वोल्टेज है, ताकि वो वोल्टेज लेवल मुझे मालूम हो गए, तो मैं सर्टन करूंगा कि मेरे सर्किट का मसला है या मेरे सेंसर का मसला है। तो क्या हमें पार्ट्स या कनेक्टर्स वगैरह की लोकेशन, कुछ अब ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम होंगे, जब आपने यहाँ पे सिस्टम को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो आपको उसमें फिर हो सकता है आपको पार्ट्स की लोकेशन भी चाहिए हो, कि वो सर्किट कितना कॉम्प्लेक्स है, लंबा सर्किट है, तो आपको हो सकता है कनेक्टर्स की। तो इस तरह से आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो डिफाइन होती जाएंगी,
और कुछ जगहों पे ऐसा होगा कि आपको सिस्टम की वर्किंग ही नहीं मालूम है, तो फिर सबसे पहले सिस्टम की वर्किंग से स्टार्ट करना है और फिर इस लूप की तरफ आना है कि आपको सिस्टम की वर्किंग चाहिए, इस ये जो फ्री रिसोर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं उनसे। और सिस्टम की वर्किंग हमें कारमेन एसटीडी ऐप से, यहीं पे मैं पहली बात बता दूं कि कारमेन एसटीडी ऐप से नहीं मिलती। हमें सिस्टम की जो वर्किंग है वो मुख्तलिफ और जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे मिलती हैं। टोयोटा का ग्लोबल इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर, जो ऑनलाइन भी हमें फ्री रिसोर्सेज मिल जाते हैं, या होंडा का टेक एक वो है, मैं नाम भूल रहा हूँ, होंडा के एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसी तरह से लेक्सस के हैं, या ऑल डाटा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, या मैंने मिचल्स की जो बात की है इंफॉर्मेशन कंपनी, उनका जो डाटा है, या कुछ और कंपनीज हैं जो कि इसी तरह का रिपेयर मैनुअल बनाते हैं। तो हमें उनसे किस किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए ये डिपेंड करेगा। और फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप एक उसमें जाते हैं तो आपको अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, तो फिर आपको किसी दूसरी साइट पे जाना होता है, किसी और वेबसाइट से आप तलाश करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से कारमेन एसटीडी ऐप आपको सिर्फ और सिर्फ आपको जो चीज़ बताती है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपका जो सर्किट की वायरिंग डायग्राम है वो सिर्फ वो देती है, ना वोल्टेज लेवल देती है, ना पार्ट की डायग्राम, ना आपको लोकेशंस वगैरह वो देती है। किसी जगह पे शायद देती हो, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जगहों पे सिर्फ और सिर्फ वायरिंग डायग्राम देती है। तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले कारमेन एसटीडी ऐप से। ये प्रॉब्लम एक जो है ना लेक्सस एलएस, मैंने लास्ट लेक्चर भी ये किया है, उसी को हम लेके चलेंगे। और उसमें हमने ढूंढना है कि उसमें एक प्रॉब्लम आया हुआ है जिसमें नो कम्युनिकेशन विद सेवरल जो है ना इश्यूज हैं, उनका कोड आया है। जो प्रॉब्लम आई है वो ये है कि किसी वक्त इंडिकेटर, हॉर्न और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि खुद एक्चुएट हो जाती हैं, किसी वक्त वो एक्चुएट नहीं होती, किसी वक्त एक्चुएट हो जाती हैं तो आप उनको एक्चुएट करता है ड्राइवर, लेकिन उसके बाद बंद जब होने का टाइम आता है वो बंद नहीं होती, जलती रहती हैं। तो जब स्कैनर उसको लगाया गया तो उसमें जो है ना मुख्तलिफ जो है ना मॉड्यूल्स के साथ नो कम्युनिकेशन का कोड था। उसकी सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग जब आपको है तो उसके बाद आपको अंदाजा होता है। और वो सिस्टम, वो सारे के सारे वो थे जो कि बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल के साथ ताल्लुक रखते थे। तो अभी जो मुझे वायरिंग डायग्राम चाहिए, तो मुझे अपने एक्सपीरियंस और अपनी प्रीवियस नॉलेज से पता है, सिस्टम के नॉलेज से पता है कि जी इसमें बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल होगा, उसके साथ कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा, और वो मुख्तलिफ जो सिस्टम, छोटे सब सिस्टम है इंडिकेटर का। अब लेक्सस का जो ये मॉडल है LS 460 2009 मॉडल, उसमें हर चीज का तकरीबन इश्यू है, डोर का, विंडो का, सीट का, आपके इंडिकेटर्स का, हर चीज का एक इश्यू है। तो इसका मतलब है ये सारे जब भी इश्यू होते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, उन्होंने जब एक दूसरे को कुछ कमांड भी भेजनी है तो वो भी एक मैसेज के थ्रू जाती है, और फिर अगला इश्यू उस मैसेज को इंटरप्रेट करता है, और फिर वहां से फिर वो अपनी रिलेज और उनकी पावर और ग्राउंड की मदद से पावर उनको थ्रू करके कंपोनेंट्स को, मोटर्स को, एक्चुएटर्स को वहां पे पावर अप कराता है। तो अब आप हम आ जाते हैं लेक्सस के बाद। ये हम सबसे पहले यहाँ पे बैठे हैं इस सिस्टम के ऊपर, ये कि हमारा ये कारमेन एसटीडी ऐप है और इसमें एल लेक्सस है। और इसमें मैंने जैसे कहा था कि अगर हम यहाँ पे देखें, एल की सीरीज यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे LS सीरीज है, और इसके अंदर 2009 का मॉडल है। तो 2009 में हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे मैंने पहले भी एक कार्बन ऐप की जब मैंने वीडियो की उसमें मैंने बताया कि अगर आपको एग्जैक्ट मॉडल का ना आइडिया हो रहा तो उसके इंजन को जरूर कंसल्ट करें, उससे क्लैरिटी हो जाएगी। कार्बन ऐप जो है ना काफ़ी हैंडी है, बहुत आसान है, मोबाइल पे अच्छे तरीके से ये ऑपरेट होती है। तो सबसे पहले ये हमारा जनरली ये होता है कि हम स्ट्रेट अवे कार्बन ऐप पे जाते हैं कि वहाँ पे डाटा अवेलेबल है कि नहीं है। अगर नहीं होता तो फिर हम वेबसाइट पे जाते हैं, और वेबसाइट जिनके अंदर ऑल डाटा इस तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो वो मोबाइल में थोड़ा उनको कंसल्ट करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो कारमेन इसलिए सबसे पहले एक चॉइस है हमारी, हमारे यहाँ के लोगों की को सबसे पहले स्ट्रेट अवे कारमेन ऐप पे जाते हैं। तो उसमें आप जैसे देखें कि यहाँ पे अब मुझे प्रॉब्लम का पता है कि मैंने प्रॉब्लम जो मुझे आया हुआ है वो उसका जो मेन इशू है दैट इज के बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल है और कम्युनिकेशन नेटवर्क है। किस किस्म का कम्युनिकेशन नेटवर्क है, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, और उसमें कौन कौन से मॉड्यूल लगे हुए हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों को ऑपरेट करा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले जब भी आप जाएं तो हम डीएलसी को चेक करते होते हैं, और इसमें एक सर्च का वो है। तो डीएलसी के लिए जो ओबीडी पोर्ट है उसमें ओबीडी करके आप सर्च कर सकते हैं, डीएलसी लिख के सर्च कर सकते हैं, या डाटा लिंक लिख के कर सकते हैं, कम्युनिकेशन का लफ्ज लिख के कर सकते हैं। तो बाज मुख्तलिफ मैन्युफैक्चर ने जो यहाँ पे डाटा दिया हुआ है उनकी फाइलों के जो नाम लिखे हुए हैं, किसी में कम्युनिकेशन लिखा होता है, किसी में डाटा लिंक लिखा होता है, किसी के अंदर जैसे मैं बात कर रहा हूँ। अब इस पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर डीएलसी नहीं लिखा हुआ, मैंने पहले भी उसमें किया था, इसमें डाटा लिंक लिखा हुआ है।
तो डाटा लिंक, जब हम इसको डाटा लिखते हैं तो हमारे सामने स्टेट अवे वो फाइल आ जाती है, हमें फर्दर फोल्डर्स के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पीछे अगर आप देखेंगे तो इसमें बाकी फोल्डर खत्म हो गए और सीधा सीधा हम उस फोल्डर में आ गए और इसको हम जाके कंसल्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हमें इस सूरत में वायरिंग डायग्राम मिल जाती है, जिससे हम कोशिश करते हैं कि हमें पता चले कि जी क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डाटा लिंक कनेक्टर है जो कि उसकी लेफ्ट साइड ऑफ डैशबोर्ड वो बता रहा है, और उसमें अगर आप देखें तो ये चेसी ग्राउंड है, ये सिग्नल ग्राउंड है, कैन हाई की लाइन है, कैन लो की 14 नंबर पे होती है तो कैन लो की ये है। अब ये सेल, टैक, ओपीए, टीएस, टीसी, डब्ल्यूएफएसई, बैटरी सीजीएसजी, चेसी ग्राउंड, सिग्नल ग्राउंड और बैटरी, ये 3 वायरें और प्लस जो अभी 2 की कंप्लायंट गाड़ियां हैं उनके अंदर कैन हाई, कैन लो 6 और 14, ये हर गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड रहेंगी। उसके अलावा जितनी भी हैं ये बेसिकली डायग्नोस्टिक डाटा लेके आ रही हैं कुछ इश्यू से डायरेक्ट। कैन हाई लो पे भी डायग्नोस्टिक डाटा आ रहा है। कैन हाई लो पे जनरली हमारे कम्युनिकेशन जो हमारे यहाँ की गाड़ियां, ये 2009 की जो 2009 की जो गाड़ियां हैं उनके अंदर कैन हाई लो के ऊपर कैन कम्युनिकेशन के अंदर ईसीयू आपस में भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और जो ईसीयू इस वाले नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं उनका डाटा जो डायग्नोस्टिक डाटा है, डायग्नोस्टिक डाटा जब हम बात करते हैं तो डायग्नोस्टिक डाटा से मुराद ये है कि आपके फॉल्ट कोड, आपका फ्रीज फ्रेम डाटा, आपके एक्चुएशन टेस्ट, आपका जो लाइव स्ट्रीम डाटा है, वो सारे का सारा इन 2 लाइनों के ऊपर आ रहा है। लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर, ये तो उनकी मजबूरी है कि उन्होंने ये रखनी ही रखनी है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ डायग्नोस्टिक डाटा, पर्टिकुलरली इंजन का तो लाजमन रखना है इसके ऊपर। और इंजन से हटके जो दूसरे मॉड्यूल हैं जो उन्होंने कुछ सेफ्टी फीचर्स दिए हुए हैं या कुछ थोड़ा इस्तराहत के फीचर्स, जैसे सीट आप एडजस्ट कर सकते हैं उसमें मॉड्यूल लगा हुआ है, विंडो में लगा हुआ है, डोर में लगा हुआ है, तो उनके मॉड्यूल यहाँ पे उनके साथ आ सकते हैं। इसी तरह से कुछ मैन्युफैक्चरर ये भी करते हैं कि ईसीयू पे जो डायग्नोस्टिक डाटा इमिशंस वगैरह का है वो तो इस पे आ रहा है, लेकिन कुछ और डायग्नोस्टिक डाटा जो है ना किसी और लाइन पे भी आ सकता है। तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा कंसल्ट करें, इसको मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि अगर आप फिर देखते हैं कि इन लाइनों के साथ ये लाइनें किन किन इश्यूज के साथ हैं, ये ऑक्यूपेंट डिटेक्शन इश्यू है, ये स्टीयरिंग कंट्रोल है, मेडे, स्किड कंट्रोल, एयर, तो इसमें एज सच हमारी जो रिक्वायरमेंट का जो इश्यू है जिसके अंदर इंडिकेटर, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल हो, यहाँ पे कहीं पे नहीं दिखाया गया। ये मैं पहले देख चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा इसके अंदर नहीं जाता। तो इसको फिर हम वापस जाएंगे और वापस जाके फिर हम देखेंगे कि हमें अगर कम्युनिकेशन नेटवर्क की तस्वीर मिल जाती है जिससे हमें क्लैरिटी के साथ अंदाजा हो कि कम्युनिकेशन नेटवर्क कहाँ। अब मैंने कम्युनिकेशन नेटवर्क को जब ढूंढना है तो जनरली बॉडी कंट्रोल के अंदर मैंने कार्बन के अंदर जो डाटा ये जहां से भी लेके आते हैं उसमें बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर कम्युनिकेशन नेटवर्क कंप्लीट दिखाया जाता है। तो इसमें हम तलाश कर सकते हैं कि हमें कहीं पे मिल जाए, और या फिर हम यहाँ से सीधा सर्च का बटन दबाएं और यहाँ पे लिखें कम्युनिकेशन। अब मैंने जैसे कहा था कि मुख्तलिफ रिपेयर मैनुअल में मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, तो हमें मुख्तलिफ अल्फाज को इस्तेमाल करके देखना चाहिए कि उसमें है कि नहीं है। अब इसी तरह से यहाँ पे एक नया लफ्ज मैंने देखा है जो कि बस का लफ्ज है। तो बस, हाई और लो बस। अब जब बस की आएगी तो हमें पता है कैन बस का नाम हमने सुना हुआ है, तो ये नेटवर्क से ही रिलेटेड है। तो इसको जब हम ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पे ये मिल जाती है जो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे रही है। थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे। फर्स्ट पेज से हम स्टार्ट करते हैं, उसमें मेरे ख्याल में पेज मैंने पहले शायद कोई और खोल लिया था। तो ये कंप्लीट उसका जो उसने बस का बताया हुआ है, और कि कौन से मॉड्यूल्स हैं ये, और उनकी कुछ लोकेशन भी यहाँ पे दे देता है कुछ ना कुछ। लाइक हम यार 8 सेंसर है, कैन हाई लो के ऊपर है, और यहाँ पे ड्राइविंग सपोर्ट ईसीयू है जो कि कैन 1 एनपी, ये एक नेटवर्क है हाई स्पीड का, ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, ये तीसरा नेटवर्क है, ये चौथा नेटवर्क है। तो ड्राइविंग सपोर्ट ईसीयू इसके अंदर तकरीबन 4 नेटवर्क्स आके कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें या तो इन्फॉर्मेशन या ये गेटवे का काम भी कर रहा होगा, और साथ में ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों से इसकी इन्फॉर्मेशन भी आ रही होगी। इसी तरह से मैं इसको कंसल्ट करता जाऊंगा और मुझे यहाँ पे एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि जी मैंने जंक्शन कनेक्टर कहाँ पे कोई चीज मुझे मिसाल के तौर पे कैन को आइडेंटिफाई करना है, कैन एनपी का मसला है, या मुझे पता चल जाता है लेफ्ट डोर कंट्रोल मॉड्यूल का है तो मैंने उसकी वायरिंग देखनी है। तो लेफ्ट डोर कंट्रोल मॉड्यूल सीधा आके लेफ्ट के पैनल के ऊपर जेसी S60, ये बेसिकली जंक्शन कनेक्टर यहाँ पे आके कनेक्ट हो रहा है।
तो मैंने इसकी वायरिंग यहाँ से लिखनी है। तो मुझे अब यहाँ पे मुझे चूंकि अपने नॉलेज से पता है कि कैन के ऊपर वोल्टेज लेवल क्या होता है, या मैंने कैन को असर्टन करने के लिए क्या क्या शार्ट टू पावर इन वायरों पे देखना है, शार्ट टू ग्राउंड देखना है, टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस देखनी है, तो वो चीज है। अब मुझे यहाँ से ये नहीं पता चल रहा कि अगर मैं इसको देखता हूँ तो इस कारमेन एसटीडी ऐप से, चूंकि मैंने कैन नेटवर्क को असेस करना था, मुझे इन मॉड्यूल्स में जब मैं आगे भी देखता हूँ, मैंने पहले देखी हुई है डायग्राम, तो मुझे कहीं पे भी इन डायग्राम्स के अंदर टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस नहीं नजर आ रही। हाई स्पीड कैन बस की जितनी भी कैन बस इसमें किसी का टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस नहीं बताया हुआ। जब मुझे और बैकग्राउंड नॉलेज से मुझे पता है कि जी जब मुझे टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस का नहीं पता चलेगा तो कोई इश्यू मैं जब डिस्कनेक्ट करूंगा, अगर उसी के तक टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस है तो वो मेरे लिए फिर ट्रबल शूटिंग करना प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे अंदाजा नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे डायग्राम चाहिए, और ये डायग्राम मुझे सफाइस नहीं कर रही और मुझे मेरी जरूरत को पूरा नहीं कर रही, तो इसका मतलब है मुझे कहीं और जाने की जरूरत है। तो इससे मैं शिफ्ट करता हूँ कि जी मैं जाके चला जाता हूँ यहाँ से मिचल्स इंफॉर्मेशन उसके ऊपर। ये एक वेबसाइट अवेलेबल है, इसका लिंक भी हमने अपने ग्रुप के अंदर शेयर किया हुआ है। और इसमें मैं जब सबसे जाता हूँ, इसमें आप देखेंगे मित्सुबिशी का टेस्ट सिस्टम भी है, ETKA ऑनलाइन ये एक सिस्टम है जो कि मुख्तलिफ वेस्टर्न जो गाड़ियां हैं, किया के GDS वायरिंग ऑनलाइन का सिस्टम है, मर्सिडीज का सिस्टम है, टोयोटा लेक्सस उनकी इलेक्ट्रिक वायरिंग डायग्राम का एक सिस्टम उन्हें दिया हुआ है, वेन डिकोडिंग और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो टिस है ये मेरे ख्याल में पता नहीं इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं इसको, मेरे ख्याल में होंडा का है शायद। तो मिचल्स में हम जाते हैं और उसको तलाश करने की कोशिश करते हैं, और जब हम यहाँ पे पहुंचते हैं तो हमें कुछ इस तरह का चीज मिलती है कि ये मिचल्स का जो वो है इंटरफेस है, इसमें कहता है क्लिक टू स्टार्ट। तो सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और जब मैं यहाँ पे करता हूँ तो सबसे पहले ये मुझे कहता है कि गाड़ी का मॉडल दें, मुझे पता है कि 2009 मॉडल है। फिर ब्रांड की बात होती है, ब्रांड में जब हमें पता है कि हमने लेक्सस के ऊपर जाना है, JKLML लेक्सस, और 2009 की गाड़ी है, सॉरी LS460 2009 में पहले कर चुका हूँ, मॉडल हो गया। तो इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट। जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे सामने लिस्ट खुल जाती है, जिसमें सबसे पहले कॉमन स्पेक्स प्रोसीजर है, DTC इंडेक्स है। अब अगर ये DTC इंडेक्स है तो मुझे ये चीज अगर मिल जाए तो ये सबसे बेहतरीन है। एक तो सर्किट डायग्राम तो मुझे चाहिए। इसमें फायदा ये होता है कि जो इंटरैक्टिव जो रिपेयर मैनुअल होते हैं, जिस तरह से ये हमने डाटाबेस उठाया हुआ है, या जो ग्लोबल टोयोटा का ग्लोबल सर्विस इंफॉर्मेशन सेंटर का डाटा है, ऑनलाइन डाटा है, या फिर हमारे पास जो ऑल डाटा है, उसके अंदर जब ये चीज मिल जाए और मेरे पास कोड भी अवेलेबल हो, तो मैं कर ये सकता हूं कि मैं सीधा सीधा DTC इंडेक्स पे जाऊं और अपने कोड को सर्च करूं। अब ये देखिए सिस्टम वाइज उसने कोड दिए हुए हैं, और उस कोड को मैं क्लिक करूं और उस पे मुझे वो कंप्लीट चेक्स दे देता है। अब ये काम जो है ना हम उस वक्त करते हैं जब सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो और हमें पकड़ाई ना दे रहा हो, तो फिर बेहतर ये होता है कि आप जो मैन्युफैक्चरर ने चेक्स दिए हैं उसकी तरफ चले जाएं, अगर आप बिल्कुल मुश्किल पड़ रही है आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों में वो रेजिस्टेंस चेक कराता है। और याद रखिए इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जब भी होता है वो रेजिस्टेंस में चेंज आने से होता है। तो ये उसने दिए हुए हैं, और इसमें अगर हम क्लिक करते हैं तो ये आगे इसको पूरा आपका जो टेस्ट कैसे करना है, वायरिंग डायग्राम, सर्किट, वहीं पे ही आपको वो लिंक दे देता है कि आप इधर से एक्सेस कर लें, इधर से एक्सेस कर लें। अब ये देखें कि इसके इंडेक्स पे जब मैं गया हूं तो इसने इंडेक्स पे मुझे जो कोड क्लिक किया है, तो ये मिचल्स का डाटा हमने निकाला था, इसमें ये कोड के आगे उसकी जो इंस्पेक्शन या टेस्टिंग का तरीकाकार है वो नहीं दे रहा। तो मैं दोबारा वायर में जाता हूँ और दोबारा इसको गाड़ी को सिलेक्ट करता हूँ। इसका मतलब है ये इसका सिर्फ मुझे यहाँ से डिस्क्रिप्शन तो मिल रही है, लेकिन मुझे उसकी टेस्टिंग नहीं मिल रही। तो हम इसको ऑल डाटा के अंदर भी देखेंगे। फिर अगर मुझे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की कोई लोकेशन चाहिए तो मुझे यहाँ से लोकेशन जो है ना मैं उसके ऊपर जा सकता हूँ। ये डीएलसी जो ओबीडी पोर्ट है उसकी लोकेशन बताता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की लोकेशन है। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उसने सबसे पहले बजर, रिलेज और ट्रिमर्स की जो है ना वो दिए हुए हैं कि ये फलां चीज की रिले, फलां वाली रिले, फलां वाली रिले, उसकी लोकेशन। फॉर एग्जांपल हम इधर जाते हैं तो ये उसकी लोकेशन की फिगर खोलेगा कि ये इस जगह के ऊपर अवेलेबल है, ये उसने दिखाई हुई है। इसी तरह से हम किसी और जगह पे चले जाते हैं तो यहाँ पे स्किड कंट्रोल ECU के उसने ये बताया हुआ कि ये कौन सी जगह पे कौन सा है, और यहाँ पे फैन कंट्रोल ECU, फैन कंट्रोल ECU, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल,
और इंजन रूम JB, ये बेसिकली मेरे ख्याल में उसका जंक्शन बॉक्स है, ये मुख्तलिफ जंक्शन बॉक्स हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। इंजेक्टर ड्राइवर बैंक 2 पे ये है और इंजेक्टर ड्राइवर बैंक 1 का यहाँ पे पड़ा हुआ है, और यहाँ पे स्किड कंट्रोल ECU इस जगह के ऊपर लोकेशन, तो यहाँ से आपको फिगर में लोकेशन नजर आ जाती है। इसी तरह से अगर आपको ये पेज नहीं मिलता तो बाज़ औक़ात आपको यानी कि जहाँ पे आप ECUs की एग्जैक्ट लोकेशन का ये पेज आप किसी डाटा में नहीं मिलता, तो हम इसको ये करते हैं कि वायरिंग डायग्राम के उसके डाटा में जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि कहीं पे कनेक्टर्स की जो है ना लोकेशंस गिवन है, तो कनेक्टर्स की जो ECU के जो कनेक्टर्स होते हैं उनकी जब हमें लोकेशन मिल जाती है कि ECU के ऊपर ये कनेक्टर लगा हुआ है और उसकी लोकेशन ये है, तो उससे भी हम जो है ना उस ECU तक पहुंच सकते हैं। जबकि जब हमें कंसल्ट करना आता है कि हम इसको मिचल्स के डाटा को कंसल्ट कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि जी हमें किस जगह से जाना चाहिए। अब वापस चलते हैं और उसके बाद हम जाते हैं कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम्स, इसमें अगर आप जाके देखें तो यहाँ पे वायरिंग डायग्राम्स आ रही हैं। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये कहता है कि यूजिंग मिचल सिस्टम वायरिंग डायग्राम, इसके बारे में उसने बताया होगा कि मैंने डायग्राम को कैसे बनाया, उसमें क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से लेआउट की गई हैं। तो ये एक तरह से इंस्ट्रक्शंस हैं या उसकी यानी कि गाइडलाइंस है कि आप डायग्राम को कैसे कंस्ट्रक्ट करें। यहाँ पे जब हम बोलते हैं तो ये सिस्टम वायरिंग डायग्राम हमें दिखा रहा है, और यहाँ पे एयर कंडीशन से रिलेटेड वायरिंग डायग्राम यहाँ पे एंटी लॉक ब्रेक के साथ, एंटी थेफ्ट के साथ, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल जो हमारे से कंसर्न है, जो हम जिसको देखना चाह रहे थे कि उसका क्या है, तो हमने ओवरऑल सिस्टम देखा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बॉडी कंट्रोल ECU का सर्किट जो है ना उसने दिखाया है, ये कंप्लीट सर्किट है। और उसमें जब हमने उसको देखा था, दोबारा करते हैं इसको, अच्छा इसको जब आप सेव करेंगे ना तो ये ज्यादा बेहतर, उसमें आप जरा इजी हो जाते हैं इसको कंसल्ट करने में। और इसको अगर कंप्यूटर पे आप देखिए, आप ये देखें बहुत क्लैरिटी के साथ आपको ये डायग्राम्स नजर आ रही हैं। इनको अगर आप उतार लें और उसके बाद जिस तरह से अभी एक पेज खत्म होगा तो फिर दूसरे पेज के लिए मुझे दोबारा उसके ऊपर पेज के ऊपर जाना, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होती है कि यहाँ पे देखें कि ये आगे जा रहा है और इसमें उसने 3 पेजेस दिए हुए थे। तो इसके थ्रू मुझे, मैं वायरिंग को कंसल्ट कर सकता हूं कि मेरे कौन कौन से ECU बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल के साथ किस नेटवर्क के ऊपर लगे हुए हैं, ये सारा सिस्टम यहाँ से हमें अंदाजा हो सकता है। फिर इसमें भी, और यहाँ पे उसने फिर वही वाली चीज हाई लो बस जो हमने अभी उसके अंदर देखी थी, यहाँ पे कारमेन STD के ऊपर यही चीज यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और हम इसको कोशिश करते हैं कि हमें डाटा मिले। जिस तरह से हम कोड की बात कर रहे थे कि हम यू कोड है, हम उसके थ्रू, या मुझे सिस्टम की डिस्क्रिप्शन मैंने देखनी है कि सिस्टम की डिस्क्रिप्शन कहाँ पे मुझे मिलेगी, या मुझे जो लोकेशन है मुख्तलिफ उसकी वो पार्ट्स की हमने देख ली। इसी तरह से कनेक्टर्स की लोकेशन अभी मुझे यहाँ से पकड़ाई नहीं दे रही, तो मैं मजीद कहीं और आगे जाऊँगा। बॉडी, अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, बॉडी इलेक्ट्रिकल में हम जाके देते हैं तो यहाँ पे उसने पावर सोर्स, वायरिंग डायग्राम, ग्लॉसरी, ट्रबल शूटिंग, जनरल इंफॉर्मेशन, सिस्टम की एक चीज होती है डिस्क्रिप्शन। अब ये जो इलेक्ट्रिकल में बॉडी इलेक्ट्रिकल और उससे रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें चार्जिंग सिस्टम है, कंपोनेंट लोकेशन है, तो यहाँ से हमें कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए कि कंपोनेंट जो सिस्टम है एक पूरे का पूरा चार्जिंग। अब इसको देखिए तो यहाँ पे वो सारा चार्जिंग सिस्टम को एक्सप्लेन भी करता है, उसके पार्ट्स की लोकेशन भी देता है, सिस्टम की डायग्राम भी यहाँ यहीं से आप क्लिक करेंगे और सीधा सीधा चार्जिंग सिस्टम डायग्राम पे चले जाएंगे। और अगर उस सिस्टम की इंस्पेक्शन करनी हो तो उसमें क्या क्या चीजें चेक करने की जरूरत है, उसमें कुछ चीजें दी हुई हैं। और फिर यहाँ पे अगर आप आते जाएं तो आपको कुछ वोल्टेज वैल्यूज और एम्पेरेज, और आगे यकीनन कहीं ना कहीं पे वोल्टेज और एम्पेयर मेजरिंग बैटरी वोल्टेज और एम्पेरेज उसका तरीका, उसकी फिगर यहाँ पे दी हुई है। तो इन चीज़ों को आप यहाँ से वो कर सकते हैं। और कंपोनेंट इसके जो है ना क्या क्या है, उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उनकी टार्क वगैरह, रिमूवल, इंस्टॉलेशन, वो सारे के सिस्टम यहाँ पे इसी पेज के ऊपर मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। मैं वायरिंग डायग्राम को भी एक्सेस करता हूँ, उसकी रिमूवल इंस्टॉलेशन को भी एक्सेस कर सकता हूँ, और इसी तरह से बहुत और चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं पीछे थोड़ा सा और मजीद इसको देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इंजन और इंजन परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, लाइटिंग, मेंटेनेंस के अंदर ऑयल चेंज या इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, वो चीज़ें आ जाती हैं, स्टीयरिंग है, सस्पेंशन है। और
इंजन में अगर आप देखें तो एमिशन कंट्रोल सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, मैकेनिकल, यहाँ पे यकीनन उसने डिस्कस किया होगा। अगर हम इसको जाते हैं तो ये कूलिंग सिस्टम, और उसी तरह से जिस तरह से अभी हमने चार्जिंग को देखा था, ये उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी रिमूवल इंस्टॉलेशन देगा। यहाँ पे डायरेक्टली मिसाल के तौर पे अभी उसने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल उसका जो सिस्टम है, यहाँ पे कूलिंग सिस्टम, फैन सिस्टम, प्रॉब्लम सिम्टम चार्ट, तो वो कहता है ये प्रॉब्लम, ये जिस तरह से कोड होते हैं उसी तरह से उसने प्रॉब्लम और सिम्टम भी यहाँ पे दे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे उसने कहा कूलिंग फैन डज नॉट स्टॉप, तो उसमें कौन कौन से एरिया सस्पेक्टेड हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड जो डायग्राम वगैरह जो है वो सारी की सारी उसने लिंक एक ही जगह पे दे दी है। फिर उसका इंस्पेक्शन अगर आपने करनी है एक नॉर्मल गाड़ी की कि ठीक है नहीं है, तो उसका तरीकेकार भी यहाँ पे दिया हुआ है। और आगे अगर आप चलते हैं कि लंबी लिस्ट है इसके अंदर, ये अगर आप देखें जो हम फैन मोटर जो है ना, उसने कहा जी 2 से 9.8 एम्पेयर लेती है करंट स्पेसिफाइड कंडीशंस। तो ये चीजें जो है ना इन सिस्टम्स की डिस्क्रिप्शन और वहां से निकलती हैं। इसी तरह से कुछ डीटीसीज के थ्रू आप इन सिस्टम तक पहुंच सकते हैं, और कुछ जगहों पे डायरेक्ट सिस्टम दिए होते हैं, और कुछ जगहों पे अगर आपको सिस्टम नहीं मिल रहा, उसकी डिस्क्रिप्शन, वो काम कैसे कर रहा है, अगर वो नहीं मिल रहा, तो अगर आप उस सिस्टम से रिलेटेड कोई कोड पकड़े तो वहां से मिल जाते हैं। तो ये तो हो गया जी। ये इसी तरह से इसी वेबसाइट पे ऑल डाटा ऑनलाइन की एक्सेस भी अवेलेबल है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हैं, या फिर हम इधर मेन्यू के थ्रू, जिस तरह से हमने पहले मेन्यू देखा था, हम ऑल डाटा को इधर से भी एक्सेस कर सकते हैं। सो ऑल डाटा के लिए फिर हम स्टार्ट की तरफ जाते हैं, और उसमें अगेन उसी ने हमसे ईयर मांगा है 2009, ये 14 तक इसने जो है ना गाड़ियां रखी हुई हैं, और ब्रांड हमसे मांगा है, तो हमें पता है कि लेक्सस है, मॉडल LS460। अब LX460 में AWD है या RWD, हमारे केस में RWD है, और इंजन उसके अंदर अगर इसमें 2 या 3 इंजन आए होंगे तो वो लिस्ट डाउन होंगे, अगर एक आया हुआ या इसने डाटा ही एक का रखा हुआ है तो वही आएगा। तो यही इंजन है, और यहाँ से हम आगे जाते हैं। और इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले वही रिलेज मॉड्यूल, सेंसर, स्विचेस, मेंटेनेंस, इंजन कूलिंग, एग्जॉस्ट, हाइब्रिड। अब इसमें थोड़ा सा उससे फर्क होगा, उसने जिस तरीके से चीजें दी हैं और इसने जिस तरीके से चीजें दी हैं। मिसाल के तौर पे हम बॉडी और फ्रेम में जाते हैं, तो बॉडी कंट्रोल सिस्टम में जाते हैं और इसको देखते हैं बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल। तो इसमें क्या क्या चीज देता है, लोकेशन देता है कि कहाँ किस जगह पे लगा होगा, हम इसकी लोकेशन पे चले जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट पैनल, बॉडी, कैन कम्युनिकेशन सिस्टम, तो कैन कम्युनिकेशन सिस्टम को हम देखते हैं, तो यहाँ पे वो दिखाता है, और इस जगह के ऊपर उसने बता दिया है कि कैन कम्युनिकेशन का बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल से रिलेटेड जो जो जंक्शन कनेक्टर हैं वो कहाँ कहाँ पे फिजिकली अवेलेबल है। अब ये इतनी आसानी के साथ वहां पे ये चीज मुयसर नहीं थी, हमें अलहदा से जाना पड़ा था। अभी हम सीधा बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल में गए हैं, और उससे उसके जो कैन कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है सारे का सारा, उससे रिलेटेड जितने भी जंक्शन कनेक्टर हैं उसने यहाँ पे बिल्कुल दे दिए, और ये भी बता दिया है कि आपका मेन बॉडी इश्यू ड्राइवर साइड जंक्शन ब्लॉक के अंदर है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे माउस काम नहीं कर रहा, लेकिन इससे आपको थोड़ा सा तस्वीर थोड़ी सी वाज़ेह होगी। इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इस डायग्राम को, और उसको फिर आसानी से आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो ये हो गया जी। इसके बाद, और इसको अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल, अच्छा कुछ शुरू में ना बाजू का लंबा डाटा होता है, तो यहाँ पे इस तरह के ऑल डाटा के अंदर यहाँ पे उसने, चूंकि उसने यहाँ वहां से जो एक्चुअल उनका सिस्टम है वहां से ये डाटा लेके उसने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया, तो उसमें प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नीचे मिल जाती है। अब हम आ जाते हैं बॉडी कि बॉडी में वो क्या दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो उसने यहाँ पे ये कंट्रोल मॉड्यूल है, उसकी ग्रिप है, कनेक्टर है, मेरे ख्याल में वो दिखाए हुए हैं यहाँ पे, और इंस्ट्रूमेंट पैनल, ये वही वाली डायग्राम उसने दोबारा दिखा दी है जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट पैनल को वो दिखा रहा है। कैन कम्युनिकेशन सिस्टम, अब यहाँ पे उसने कैन कम्युनिकेशन सिस्टम की अगेन डायग्राम ही दी है, वायरिंग डायग्राम नहीं दी, सिर्फ वही चीज दी है जो हम पहले मेरे ख्याल में देख चुके हैं। डायग्राम्स पे आते हैं, तो डायग्राम्स के अंदर फ्रंट कंट्रोलर उसके कनेक्टर को दिखा दिया है। थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमने पे ये नॉन पेड जो है ना हम एक्सेस हमने ली हुई है, अदरवाइज ये सिर्फ ये कहते हैं कि जी हमें सपोर्ट करने के लिए आप पे करें ताकि सब्सक्रिप्शन लें, ताकि ये वेबसाइट जब लोग बनाते हैं तो उनको वेबसाइट के लिए कुछ ना कुछ पेमेंट करनी होती है, और मंथली बेसिस पे या एनुअल बेसिस के ऊपर होती है। तो
इस तरह से फिर इसी चीज में अगर आप आगे आते जाएंगे तो ये मैकेनिकल साइड पे भी हर एक चीज आपको ये यहाँ पे बड़ा उसने बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल बॉडी और फ्रेम के अंदर ये सारी चीजें बड़ी लिस्ट डाउन की हुई हैं, सेंसर, स्विचेस, बॉडी, फ्रेम, फ्यूल डोर स्विच मिसाल के तौर पे। अब ये यहाँ पे वो लोकेशन दे रहा है, टेस्ट कुछ जगहों पे उसने टेस्टिंग इंस्पेक्शन दी हुई है, डायग्राम्स दी हुई हैं सर्विस जिसमें कनेक्टर की भी हो सकती हैं। अब अगर हम यहाँ पे जो मेन चीज जिसके पीछे हम यहाँ पे आए थे वो ये था कि हमें अगर RDTC से टेस्टिंग और इंस्पेक्शन मिल जाती है, हमारा जो कंसर्न है वो है यू कोड के चार्ट्स हैं, अगर हमें उसके इंस्पेक्शन के स्टेप्स मिल जाते हैं तो हम उसको देख मिसाल के तौर पे U0141 मेरे ख्याल में बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल का मैंने इसको कंसल्ट किया था अभी, कैन कम्युनिकेशन सिस्टम लास्ट विद बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल। तो इसके ऊपर जो जिस तरह से मैं वहां पे कह रहा था जो मिचल्स कम इंफॉर्मेशन कि इसमें स्टेप बाय स्टेप चीजें दी जाती हैं। तो प्रोसीजर ये प्रोसेस दे रहा है इंस्पेक्शन का कि जब आपका ये प्रॉब्लम ये आपका ये फॉल्ट कोड है तो उसको आपने कैसे इंस्पेक्ट करना है, चेक हार्नेस कनेक्टर। अब यहाँ पे वो कहता है डिस्कनेक्ट फलां फलां कनेक्ट जंक्शन कनेक्टर बॉक्स मैयद अकॉर्डिंग टू वैल्यूज इन टेबल बिलो, लेकिन वो टेबल शो नहीं हो रही। अब यहाँ से तो हमें ये अंदाजा हो रहा है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो लेकिन अब अगर आप इधर देखें तो ये बहुत लंबा आपको स्क्रॉल नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जब आप नीचे करने जाते हैं तो आपको ये भी बताता है कि ये प्रॉब्लम ट्रबल एरियाज में क्या क्या हो सकता है। फिर आप नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पे उसने जंक्शन बॉल ब्लॉक ECU का बताया हुआ है और मुख्तलिफ चीज़ों का इसने यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। आप नीचे जाते जाएंगे तो आपको कंप्लीट चेक्स, उनकी वैल्यूज, रेजिस्टेंसेस सब कुछ मिलता जाएगा कि इस हद तक कि वो आपको कंप्लीट इसके चेक्स कराएगा और एंड पे आपको रिजल्ट निकाल के देगा। जब आप चेक्स कर लेंगे तो आपको क्लैरिटी के साथ अंदाजा हो जाएगा कि जी वायरिंग के चेक्स देता है, पॉइंट्स टू पॉइंट से चेक्स देता है, वोल्टेज यहाँ पे कितने वोल्टेज होंगे, बैटरी ग्राउंड के साथ रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, इस पॉइंट पे कितने वोल्टेज होने चाहिए, ये सारे के सारे उसने टेबल यहाँ पे दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए वो कहता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये वोल्टेज लेवल होने चाहिए। तो ये थी जी एक एफर्ट कि जिसमें आपको ये बताया जाए कि कैसे डायग्नोसिस में किस एरिया के अंदर किसी खास एरिया में वायरिंग डायग्राम को टेस्ट चेक करना है फ्री रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए, और उन रिसोर्सेज में जब हमने अंदर घुसना है तो उनमें हमें कहाँ कहाँ पे किस किस्म की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसी तरह से अगर आप कुछ और कोड्स हैं जब उन पे जाते हैं तो आपको कुछ मजीद मिल जाते हैं। मुझे यहाँ पे याद पड़ रहा है पार्ट 2 हमने देखा था मेरे ख्याल में। अच्छा यहाँ पे आप देखें कि ये कोड था जिसमें हमें मुझे इसकी चाहिए थी इंफॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे इस वेबसाइट पे नहीं मिल रही थी तो मैं मिस कर गया हूँ। मैंने एक और वेबसाइट भी इस वीडियो के लिए रखी हुई थी जिसका नाम है चामली। और एक सेकंड, चामली के अंदर भी बहुत सारा इंटरेक्टिव डाटा पड़ा हुआ है वेबसाइट्स का, तो हम जरा उसमें चले जाते हैं। ये बल्कि हाँ जी, चामली को मैंने किया हुआ है। हम चलते हैं होम पे और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एक वेबसाइट है और जिसमें डाटा अवेलेबल है और इंटरेक्टिव डाटा अवेलेबल होता है, ऑनलाइन भी है, डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेक्सस, और लेक्सस में 2009 और उसमें LS460 RWD। और इसमें अगर हम जब जाते हैं तो यहाँ पे वो कहता है पार्ट्स और लेबर, यानी कि इसमें इस हद तक भी है कि अगर आपने कोई चीज़ चेंज करनी है तो उसमें लेबर कितनी लगेगी उसका और पार्ट्स वगैरह के बारे में कुछ बताया हुआ है। और इसको जिप ऑफलाइन यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये नीचे लिंक दिया हुआ है ये भी डाउनलोड करने के लिए, बट ये एक तो विंडोज के लिए ऊपर वाला लिंक है, यहाँ पे मैक और लिनक्स के जो सिस्टम होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, उनके लिए। तो हम चाहते हैं जी हमने ऑनलाइन इसको सर्च करना है रिपेयर और डायग्नोसिस के अंदर। और यहाँ पे जब हम जाते हैं तो इसमें भी अगेन आप देखें कि ऑल डायग्नोसिस डबल कोड्स है, रिलेज मॉड्यूल सेंसर्स। इसको अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हमें बॉडी इसमें अगर हम जाके देखें बॉडी कंट्रोल सिस्टम्स मिसाल के तौर पे हम इसको जाके देखते हैं और थोड़ा सा हम पहले इसको एक दफ़ा देख लें। और इसमें जो वायरिंग डायग्राम है वो आपको इस जगह पे मिलती हैं। ये डायग्राम्स है, सॉरी वायरिंग डायग्राम नहीं है। वायरिंग डायग्राम्स हमें प्रॉब्ली यहाँ पे शायद मिलती हैं। एक्सप्लोडेड व्यू है, कनेक्टर के व्यूज हैं, इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स यहाँ पे मिल रही हैं। इस जगह के ऊपर इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स हैं।
हम बहरहाल अभी चलते हैं बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल में, देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या हमें मिल रहा है। इसमें इंस्ट्रूमेंट पैनल लोकेशन बताई हुई है, बॉडी इसकी लोकेशन चेक करनी है तो ये दिखाएगा, इसकी डायग्राम दिखाएगा, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले उसी तरह से जो वहां पे हमने तस्वीर ऑल डाटा के अंदर दिखी थी वही चीज यहाँ पे अवेलेबल है। हम पीछे चलते हैं और इसमें डायग्राम के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे उसने डायग्राम में उसके कनेक्टर दिखा दिए हुए हैं, जो बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल के साथ लिंक जो कनेक्टर्स हैं वो हैं। इससे भी हम पीछे चलते हैं, यहाँ पे इससे मजीद कुछ नहीं है। और मैं कुछ चीज मिस कर रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा, इसमें अगर आप देखें ना जी, इनिशियल इंस्पेक्शन, डायग्नोस्टिक ओवरव्यू और प्रोग्रामिंग, रीलर्निंग प्रोसेस नेसेसरी व्हेन बैटरी टर्मिनल इज डिस्कनेक्टेड। तो जब भी बैटरी डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये प्रोसेस करना होगा उसका यहाँ पे प्रोसेस। और व्हेन ईसीयू और अदर पार्ट्स आर रिप्लेस्ड, तो उसके लिए आपने प्रोग्रामिंग या रीलर्निंग करनी होगी, तो उसका प्रोसीजर भी यहाँ पे उसने दिया हुआ है। यू कोड्स, और इसमें हमने देखा था उस वक्त U1002 हमें जो है ना वहाँ पे एक्सेसिबल नहीं हो रहा था। और यहाँ पे एक्सेसिबल उधर इस हद तक आया था, पार्ट 1 आ रहा था, पार्ट 2 नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे देखें कि लास्ट कम्युनिकेशन विद गेटवे मॉड्यूल या मेन बॉडी ईसीयू, ये उसका कोड है। और ये उसने सारी लंबी लिस्ट दी है क्योंकि ये काफी कम्प्लेक्स नेटवर्क है। और इसके अंदर उसने कहा जी कि इधर एमएस बस में मसला हो तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, मेन बॉडी ईसीयू के ब्रांच वायर या कनेक्टर के अंदर मसला हो तब भी। ये सारी चीजें जो है ना, इनमें कभी कोई मसला होगा तो वो ये प्रॉब्लम काज करेगा और ये कोड काज करेगा। तो और फिर उसने इन सारी चीज़ों को, सबसे पहले तो उसने वायरिंग डायग्राम दे दी है कि आपका सिस्टम किस तरीके से कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर गुंदा हुआ है। जहाँ पे वो बता रहा है कि इसके साथ मेन बॉडी कंट्रोल ईसीयू के साथ पावर सीट ईसीयू इस तरह से कनेक्टेड है, फ्रंट कंट्रोलर और मल्टीप्लेक्स नेटवर्क। और ये सारी डायग्राम मैंने एक वीडियो के अंदर समझाई भी हुई है। ब्लॉक डायग्राम इसको हम कह सकते हैं, सिस्टम डायग्राम कह सकते हैं। और इसी के अंदर ही अगर आप यहाँ पे देखें कि शुरू में ही हमें फ्रंट कंट्रोलर के अंदर जो हमें टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस वहां पे नहीं मिल रही थी, वो यहाँ पे उसने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दी दी है इस नेटवर्क की। और दूसरी नेटवर्क की रेजिस्टेंस उसने यहाँ पे नेटवर्क के तकरीबन एंड पे दी है। काफी बड़ा नेटवर्क है जिसके अंदर अच्छी खासी इश्यूज मुख्तलिफ लगे हुए हैं। तो ये दूसरी जो है ना इस नेटवर्क की टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस है। तो जब मैं इस ईसीयू को अगर मैं डिस्कनेक्ट करूंगा तो मुझे कंफर्म होगा कि जी अब मुझे, जब मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर लिया था, इधर मैं अगर आप रेजिस्टेंस चेक करूंगा तो मुझे अब इस नेटवर्क की 120 के आसपास रेजिस्टेंस आनी चाहिए। अब अगर ये मुझे ना पता हो तो मैं इसको डिस्कनेक्ट करूँ, 120 यहाँ पे आ जाए तो हो सकता है मैं फिर उसको कंसीडर करूँ कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। और फिर ये इस तरह से ये चेक्स कंप्लीट देता है, कनेक्टर की इंफॉर्मेशन देता है, कैसे उसको चेक करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप इसने इसको चेक करने का। फिर वोल्टेज क्या होंगे, रेजिस्टेंस क्या होंगी, स्विच की कंडीशन क्या होनी चाहिए और स्पेसिफाइड कंडीशन क्या होनी चाहिए, और उसकी वैल्यूज वगैरह अगर नहीं है तो उसमें क्या प्रॉब्लम, उसका मतलब क्या है, ये सब कुछ उसने दिया हुआ है। और फिर उसको आगे कैसे प्रोसीड करना चाहिए, अगर रिजल्ट आपका ये आया है तो इसको किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए। वो कहता है जी फिर आप इधर चलें। बी आया है तो कहता है जी शार्ट इन कैनवस वायर 12 जंक्शन कनेक्टर को देखें। अगर ये आया है तो वो कहता है जी आप मेन बॉडी इश्यू, बैटरी और बॉडी ग्राउंड को चेक करें। कि अगर सी रिजल्ट आया है कि सब ठीक है लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन मेन बॉडी कंट्रोल इश्यू नहीं कर रहा, तो उसकी पावर और ग्राउंड की वायर्स को चेक करें कि वो ठीक है कि नहीं है। तो दैट्स ऑल जी। आई होप कि इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। आई थैंक यू और अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।